जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज को फिर से आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग का टॉपिक होगा भारतीय संविधान के स्रोत। पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के अनुसूचियों को पढ़ा था। प्रारंभ में संविधान निर्माण के समय जब संविधान को लागू किया गया उस समय कुल 8 अनुसूचियां थी। बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से इनको बढ़ाया गया। बाद में ये संख्या 12 हो जाती है। इनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। बाद की 4 अनुसूचियां जो बढ़ाई गई, किस संविधान संशोधन में बढ़ाया गया, कब बढ़ाया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग संविधान के स्रोत को देख लेते हैं। तो लाइव क्लास चल रहा है, जल्दी से सारे लोग जुड़ जाइए और फिर हम लोग आरंभ करते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत। प्रश्न ये बनता है कि ये स्रोत क्या है भाई। देखिए, जब हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, संविधान सभा का गठन किया गया, कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के आधार पे संविधान का निर्माण आरंभ हुआ, तो भारत के संविधान निर्माताओं के मन में एक बात चल रही थी कि इतने दिनों के बाद हमारा देश आजाद हुआ है, लंबे गुलामी के बाद हम आजाद हुए हैं, तो एक ऐसा संविधान बनाए जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान हो। इसके लिए पूरे दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया गया और देखा गया कि विश्व में जितने भी संविधान चल रहे हैं, लोकतांत्रिक देशों में संविधान के माध्यम से देश को चलाया जा रहा है, उन संविधानों में बेहतर प्राविधान क्या क्या है। तो दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया गया और उनमें जो अच्छी बातें थी उनको भारतीय संविधान में डाला गया। तो इस तरह से देखते ही देखते भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान बन गया, सबसे बड़ा संविधान बन गया और दुनिया की सारी अच्छी चीजों को भारतीय संविधान में डाल दिया गया और इन्हीं को कहा जाता है भारतीय संविधान का स्रोत। बहुत सारे समालोचकों ने भारतीय संविधान की आलोचना भी किया है। कुछ लोगों ने कहा कि ये उधार का थैला है, अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें लाई गई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये भानुमति का पिटारा है, जो भी चाहो उसको ला करके संविधान में डाल दो। तो समालोचकों के द्वारा अलग अलग बातें की गई हैं, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो भारत का संविधान एक सामाजिक दस्तावेज की तरह है और बिल्कुल उसी तरह का प्राविधान है जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमारे देश का संविधान होना चाहिए। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से उपबंध किस देश के संविधान से जोड़ा गया है। अगर मूल रूप से हम लोग देखेंगे तो भारत के संविधान में सबसे ज्यादा व्यवस्थाएं, सबसे ज्यादा प्राविधान भारतीय शासन अधिनियम से लिया गया है। कहां से लिया गया? भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम। लेकिन कौन सा अधिनियम? बहुत सारे अधिनियम आए थे अंग्रेजों के समय में, तो 1935 में जो अधिनियम बनाया गया था उसी अधिनियम के ज्यादातर प्राविधानों को भारतीय संविधान में डाला गया है। तो ध्यान रखिएगा कि जब अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, तो शुरुआत में तो इनका उद्देश्य व्यापार वाणिज्य करना था। तो ये लोग अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना लेते हैं और उसके माध्यम से व्यापारिक क्रियाकलापों को करते हैं। लेकिन उसके बाद जब इनका राजनीतिक अधिकार हो जाता है तो बहुत सारे चार्टर एक्ट भारत भेजे जाते हैं और इन चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीय शासन को चलाया जाता है। 1857 की जब क्रांति हो जाती है तो क्रांति के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और इस कंपनी के शासन के समाप्त होने के साथ ही ब्रिटिश ताज का शासन आरंभ हो जाता है और फिर अधिनियम आने शुरू हो जाते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट अधिनियम बनाती है ब्रिटेन में, उसको भारत भेजती है और फिर उसी के हिसाब से देश की शासन व्यवस्था चलती है। तो बहुत सारे अधिनियम आए थे, जैसे 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार के माध्यम से भारत परिषद अधिनियम आया। उसके बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम आया और इसी भारत सरकार अधिनियम की जांच करने के लिए 10 साल बाद
एक आयोग का गठन किया जाना था और ये आयोग बनाया जाता है साइमन कमीशन के रूप में। साइमन कमीशन भारत आता है, वो अपना रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट तैयार करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंपता है। उसी रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और इस गोलमेज सम्मेलन में जो रिपोर्ट तैयार होता है, इसी रिपोर्ट के आधार पर 1935 का भारतीय शासन अधिनियम बनाया जाता है। और ये भारतीय शासन अधिनियम बहुत विस्तृत था, करीब 321 धाराएं इसमें थी, अनुच्छेद थे, तो बहुत विस्तृत संविधान था। केंद्रीय शासन अलग, प्रांतीय शासन अलग, ये सारी व्यवस्थाएं इसमें थी। तो 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत सारे प्राविधान जो पहले से चले आ रहे थे भारत में, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से, उन सभी को भारतीय संविधान में डाल दिया जाता है। तो देखने में ये मिलता है कि भारतीय संविधान का लगभग लगभग 2/3 हिस्सा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से जोड़ा गया है। तो प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में कि भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्राविधान कहां से लिए गए हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय शासन अधिनियम 1935 से सबसे ज्यादा प्राविधान जोड़े गए हैं। इसके अलावा विश्व में जहां भी संविधान के अनुसार देश चल रहे थे, उन संविधानों का अध्ययन किया गया और उसमें जो बेहतर व्यवस्थाएं चल रही थी विश्व में, उन सभी व्यवस्थाओं को, प्राविधानों को भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय देखा गया कि अगर विश्व के संविधानों की बात करें तो 61 देशों के संविधानों के प्राविधानों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ये 1950 की बात है जब संविधान लागू किया गया था। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया भारतीय संविधान में, और ये किस देश के संविधान से लिया गया? रूस के संविधान से, या जिसका पुराना नाम यूएसएसआर था। तो एक देश और इसमें जुड़ जाता है, तो इन देशों की संख्या 62 हो जाती है, 62 देश। तो 62 देशों के संविधानों से कुछ न कुछ भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो शुरुआत में 1950 में इनकी संख्या 61 थी, लेकिन मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। कहाँ के संविधान से? तो ये लाया गया था यूएसएसआर के संविधान से जोड़ा गया और इस तरह से देशों की संख्या हो जाती है 62। तो 62 देशों के संविधानों से कुछ न कुछ भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। इसी को कहा जाता है भारतीय संविधान के स्रोत। तो विभिन्न एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा प्राविधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसी के बारे में हमको देखना है कि कौन सा प्राविधान हमने किस देश से ग्रहण किया है। वैसे तो सबसे ज्यादा प्राविधान भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं और करीब 2/3 हिस्सा, लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में भारतीय शासन अधिनियम 1935 से जोड़ा गया है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से ली गई हैं। इन्हीं के बारे में 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं कि किस देश से कौन सा प्राविधान लिया गया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। कौन से देश से कौन सा प्राविधान जोड़ा गया है, इसको समझते हैं। हमारा देश ब्रिटेन का गुलाम था, तो निश्चित रूप से ब्रिटेन का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा भारत पर। तो ब्रिटिश संविधान से सबसे ज्यादा प्राविधान हमने भारतीय संविधान में लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। पहले ब्रिटेन से हमने क्या क्या ग्रहण किया हुआ है, इसको देखते हैं। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। संसदीय शासन प्रणाली के बारे में हम लोग का क्लास हो चुका है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली को विधिवत तरीके से समझा था कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होता है और अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या होता है। जो लोग इस चैनल पर नए हैं
वो लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं, जिससे ये इनको ठीक से समझ में आ सके। तो संसदीय शासन प्रणाली को हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका के प्राविधान को भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। और दोहरी कार्यपालिका क्या है? आप जानते हैं भारत में कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसके कार्यों का निर्वहन प्रधानमंत्री सहित उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन उसके कार्यों को प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। इसीलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है और प्रधानमंत्री सहित उसके मंत्रिमंडल को वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। तो हो गई दोहरी कार्यपालिका, राष्ट्रपति पहली कार्यपालिका है और प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल दूसरी कार्यपालिका होती है। राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका या संवैधानिक कार्यपालिका भी कहा जाता है और प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका या राजनैतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है। तो ये दोहरी कार्यपालिका हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है। ब्रिटेन में भी इसी तरह की व्यवस्था है। ब्रिटेन में जो किंग है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है और जो ब्रिटेन की सरकार है यानी प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल, वो वहां पे वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का प्राविधान भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है। एकल नागरिकता का मतलब क्या है कि भारत का कोई भी नागरिक केवल भारत का नागरिक है, उसे किसी प्रदेश की नागरिकता नहीं मिली हुई है। हम उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें नागरिकता केवल राष्ट्रीय स्तर पे मिला हुआ है, हमको केवल भारत की नागरिकता मिली हुई है। ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है। ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्राविधान है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कोई भी अमेरिकी नागरिक अमेरिका का नागरिक तो होता ही है, साथ में वो अपने प्रदेश का भी नागरिक होता है। तो ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा द्विसदनात्मक विधायिका, तो हमारे देश में चाहे केंद्रीय शासन हो या प्रांतीय शासन हो, दोनों स्थानों पे विधायिका द्विसदनात्मक है। अगर केंद्र की बात करें तो संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और प्रदेशों में बात करें तो विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो ये द्विसदनात्मक विधायिका का प्राविधान भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया हुआ है। ब्रिटेन में भी दो सदन है, वहां पे जो लोअर हाउस है उसको हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है और जो अपर हाउस है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के तर्ज पर भारत में लोकसभा का गठन होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के तर्ज पर भारत में राज्यसभा का गठन होता है। तो ये द्विसदनात्मक विधायिका भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा विधायिका के अध्यक्ष का पद, विधायिका के अध्यक्ष का पद, तो विधायिका के अध्यक्ष का संबंध यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष से है। तो भारत में जो लोकसभा अध्यक्ष है यानी जिसको हम स्पीकर भी बोलते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष का पद भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। जो अधिकार शक्तियां ब्रिटेन में लोकसभा अध्यक्ष को हैं, वही अधिकार शक्तियां भारत में भी लोकसभा अध्यक्ष को हैं। लोकसभा अध्यक्ष संसद का सबसे बड़ा पीठासीन अधिकारी होता है और बिना उसके सहमति के कोई कार्य नहीं हो सकता। लोकसभा के कार्यों का संचालन करता है और लोकसभा अपना विशिष्ट महत्व रखता है संसद में। राज्यसभा को उतनी शक्तियां नहीं है जितना लोकसभा के पास है। तो लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुत ही पावरफुल पद होता है। तो यहाँ पर विधायिका के अध्यक्ष का पद भी हमने
ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने इस पे बात किया था कि विधि का शासन क्या होता है। तो प्रोफेसर डायसी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, देश में किसी व्यक्ति का शासन नहीं है बल्कि विधि का शासन है। जो नियम बने हैं, कानून बने हैं, उसी कानून के हिसाब से सारी प्रशासनिक इकाइयां चलाई जाती हैं। जितनी अधिकार शक्तियां जिस प्राधिकारी को मिली हैं उतने ही शक्तियों का वो इस्तेमाल कर सकता है, यही होता है विधि का शासन। तो भारत में विधि के शासन की विचारधारा भी हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। तो ये विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, और क्या लिया गया है ब्रिटेन से। यहां पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसको कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय ये रिट जारी करते हैं। तो बेसिकली बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, जब प्रशासन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय ये आदेश देता है कि उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि जब वो पुलिस कस्टडी में होता है तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होना शुरू हो जाता है। वो व्यक्ति अपराधी है या नहीं है ये तय करने का कार्य कौन करता है, ये तय करने का कार्य केवल न्यायपालिका कर सकती है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से यह आदेश दिया जाता है प्रशासन को कि उस व्यक्ति को जल्द से जल्द 24 घंटे के अंदर निकटतम दंडाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। इसी को कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके अलावा एक और प्राविधान है, प्रमुख प्राविधान है जो ब्रिटेन से लिया गया है, जिसको कहा जाता है दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, जब हम लोग संविधान का अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को, तो वहां पे डिटेल्स में हम लोग जाएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है राइट ऑफ लाइफ, जीवन जीने का अधिकार सभी लोगों को है। परिस्थिति कुछ भी हो, किसी के भी जीवन को समाप्त नहीं किया जा सकता, इसी को दैहिक स्वतंत्रता कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार दिया गया है। इसमें राइट्स ऑफ लाइफ और राइट्स ऑफ पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। अनावश्यक किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ में ना तो सरकार इंटरफेयर कर सकती है, ना कोई व्यक्ति इंटरफेयर कर सकता है। तो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का एक हिस्सा है जिसको दैहिक स्वतंत्रता कहा जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं हमने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। तो ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किए गए मूल मूल पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य व्यवस्थाएं कहां से ली गई हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले देश पर आएंगे और अगला देश है अमेरिका, यूएसए। तो हमको देखना है अमेरिकी संविधान से हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया हुआ है। अगला है अमेरिका। यूएसए, तो यूएसए के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया है, कौन कौन सी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान में लागू की गई हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो अमेरिका के संविधान से सबसे पहला और प्रमुख जो पॉइंट बनता है, जो अक्सर एग्जाम में पूछता भी है, वो है
संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। अब संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होता है, इसके बारे में हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। बस यहाँ पर इतना जान लीजिए, संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब होता है जहां पर दो दो सरकारें हों, दोहरी सरकार हो। तो भारत में भी दोहरी सरकार है, केंद्र की सरकार भी है और राज्यों में भी सरकार है, और दोनों सरकारें अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अपने अपने तरीके से कार्य करती हैं। तो जिस देश में दोहरी सरकार होती है उसको संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश कहा जाता है। तो भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अमेरिका से ग्रहण किया गया है। इसके अलावा और क्या हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, तो आगे उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद, भारत में राष्ट्रपति के पद के अतिरिक्त उपराष्ट्रपति का पद भी है, और ये उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। जो प्रक्रिया अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनाने की है वही प्रक्रिया भारत में भी उपराष्ट्रपति बनाने की है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है, इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है संविधान की सर्वोच्चता। तो ये संविधान की सर्वोच्चता का कॉन्सेप्ट भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। अमेरिका में भी यही व्यवस्था चल रही है और इस व्यवस्था को हमने भारत में भी लागू कर दिया है। तो संविधान की सर्वोच्चता का मतलब क्या है, भारत में संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। संविधान में जो प्राविधान है, संविधान में जो अधिकार शक्तियां जिसको प्रदान की गई है, उसी अधिकार शक्तियों का प्रयोग करते हुए संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अपने संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं। तो भारत में संविधान सर्वोच्च है, संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता, ना कोई अधिनियम, ना कोई अध्यादेश, ना कोई नियम, ना नियमावली, ना आदेश, सबसे उच्च स्तर पर संविधान को रखा गया है। ये व्यवस्था भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हमने अमेरिका के संविधान से क्या ग्रहण किया है। आप लोगों के मैसेज नहीं आ रहे हैं भाई, आप अपना कमेंट दे सकते हैं। किसी पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपना कमेंट दे सकते हैं, उसका आंसर तत्काल आपको दिया जाएगा। आप लोग क्लास को देखते रहिए और साथ में अपने क्वेश्चन भी पुटअप करते रहिए, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये संविधान की सर्वोच्चता भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकारों को भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट अमेरिकी संविधान में पहले से वर्णित था और इस व्यवस्था को हमने भारतीय संविधान में इंक्लूड कर लिया। आप जानते हैं कि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन बाद में एक मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार निकाल दिया गया। तो अब हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकार शेष बचे हैं। तो वर्तमान समय में हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये मौलिक अधिकारों का कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो भारत में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, यानी अपने ही द्वारा दिए गए किसी निर्णय पर फिर से विचार कर सकती है और नए तरीके से निर्णय दे सकती है। न्यायिक पुनर्विलोकन का एक रूप तो ये हो गया। दूसरा रूप ये है कि अगर संविधान के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा, कोई विधि बनाई जा रही है, तो ऐसी विधि को भी चेक करने का कार्य उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाएगा।
ये भी न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ जुडिशियल रिव्यू होता है, इसीलिए कहा जाता है कि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, उसके द्वारा बनाई गई विधि अंतिम नहीं है, उस विधि की भी जांच की जा सकती है। तो यही जांच करने की प्रक्रिया न्यायिक पुनर्विलोकन कहलाता है। तो ये न्यायिक पुनर्विलोकन हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इम्पीचमेंट मोशन, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है, विधायिका का भी हिस्सा है। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर भारत का राष्ट्रपति भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे तो उसको भी पद से हटाया जा सकता है, और उसको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसको महाभियोग कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है, आगे हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। तो ये महाभियोग का महाभियोग की व्यवस्था भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। इस पे अभी बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, यहाँ केवल हम लोग स्रोतों को देख रहे हैं कि किस देश से क्या हमने ग्रहण किया है। बाकी विस्तृत चर्चा आने वाले लेक्चर में विभिन्न टॉपिक्स में हम लोग करेंगे जहाँ पे इसका वर्णन संविधान में किया गया है। तो महाभियोग की प्रक्रिया भी हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। तो ये था अमेरिका के संविधान से लिए गए प्राविधान। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले देश पर, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं अगले देश पर, कहां से कौन सी चीजें ली गई हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले देश पे चलते हैं और अगला देश है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड, तो आयरलैंड से क्या क्या चीजें ली गई हैं, इसमें दो तीन पॉइंट्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो प्राविधान लिए गए हैं इनमें से एक प्राविधान है जिसको कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। कुछ गाइडलाइन दिया गया है सरकारों को कि सरकारों को इनका पालन करना चाहिए। अगर सरकारें इनका पालन करती हैं तो आर्थिक कल्याण और देश का कल्याण बेहतर तरीके से हो पाएगा। इसी को कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा आयरलैंड से और हमने क्या लिया है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, आप जानते हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से नहीं होता बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, और एक विशेष प्रकार के निर्वाचन पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है जिसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के नाम से जाना जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है इसको। तो इस तरीके से निर्वाचन होता है, और उसके निर्वाचन में एमपी और एमएलए, ऐसे एमपी एमएलए वोट डालते हैं जो चुन करके आए हुए हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालने का कार्य करते हैं। तो ये राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है जिसके माध्यम से ये चुनाव कराए जाते हैं। तो ये व्यवस्था भी हमने कहां से ग्रहण किया हुआ है, तो ये व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। एक और प्रमुख बिंदु है आयरलैंड से, और वो क्या है, ये है राज्यसभा में
विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन। आप जानते हैं कि लोकसभा के सदस्य जनता से निर्वाचित होते हैं, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को आम जनता नहीं चुनती, बल्कि विधानसभा के चुने हुए सदस्य उनको चुनने का कार्य करते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। और ये सदस्य किस तरह के सदस्य होंगे? ये विभिन्न क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त लोग होते हैं, प्रसिद्ध लोग होते हैं, चाहे वो खेल जगत के हों, चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, अलग अलग क्षेत्रों के लोग होते हैं। 12 सदस्यों को मनोनीत करने का कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये विशिष्ट व्यक्तियों का मनोनयन राज्यसभा में किया जाता है। ये व्यवस्था हमने आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले देश पर चलेंगे और देखेंगे कि कौन सी व्यवस्था कहां से ली गई है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे, अगला देश है कनाडा। कनाडा, तो कनाडा से हमने क्या ग्रहण किया हुआ है? दो बिंदु हमारे लिए प्रमुख हैं। इसमें एक बिंदु मिलता है संघात्मक शासन व्यवस्था। अब यहाँ एक डाउट हो रहा होगा कि ये संघात्मक शासन व्यवस्था तो अमेरिका का है। अभी अमेरिका में हम लोगों ने देखा कि संघात्मक शासन व्यवस्था को अमेरिका से ग्रहण किया गया। बिल्कुल, देखिए अमेरिका का जो संघात्मक शासन है वो पूर्ण रूप से संघात्मक है, लेकिन भारत पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है। हम कनाडा से ज्यादा मेल खाते हैं, अमेरिका से कम मेल खाते हैं। अमेरिका पूर्ण रूप से संघात्मक है, वहां दोहरी सरकार है, दोहरा संविधान है, दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत पूर्ण रूप से संघात्मक नहीं है। भारत में सरकार तो दोहरी है, लेकिन नागरिकता एक ही है, और साथ ही साथ यहाँ पर संविधान भी एक ही है। एक ही संविधान से केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबको शक्तियां मिली हुई हैं। इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि हमारा संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ज्यादा मेल खाता है और अमेरिका से कम मेल खाता है। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था अगर एग्जाम में आया तो आप ध्यान रखिएगा, वैसे तो एक ही ऑप्शन देता है, या तो अमेरिका आएगा या तो कनाडा आएगा, लेकिन अगर दोनों आ जाए तो हमारा कनाडा सही हो जाएगा। तो संघात्मक व्यवस्था को हमने कनाडा से ग्रहण किया हुआ है। दूसरा बिंदु इसका आता है, और क्या लिया है, वो है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियों के बारे में भी पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। ये अवशिष्ट शक्ति क्या है? तो ऐसा विषय जिसका वर्णन तीनों सूचियों में नहीं है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगर किसी भी सूची में किसी विषय का वर्णन नहीं है तो अवशिष्ट शक्ति मानी जाएगी, और अवशिष्ट शक्ति का पावर केंद्र सरकार को दिया गया है। यानी अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास निहित हैं। ऐसे विषयों पर विधि बनाने का अधिकार केवल भारतीय संसद को है। राज्य विधानमंडल इस पे कानून नहीं बना सकते। तो ये व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से लिया हुआ है। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है कनाडा से। 2 पॉइंट हमको कनाडा से याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे, इसके बाद मिलेगा हमको जर्मनी। जर्मनी, तो जर्मनी के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? तो जो आपातकालीन उपबंध है, इमरजेंसी का जो उपबंध है, वो हमने जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किया हुआ है। तो इसमें एक पॉइंट आपको मिलेगा महत्वपूर्ण, वो है आपातकालीन उपबंध। जो इमरजेंसी का प्राविधान है, ये हमने जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किया हुआ है। आप जानते हैं भारत में आपातकाल 3 तरह का है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। तो ये वाली व्यवस्था हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा
रूस के संविधान से यानी यूएसएसआर के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? तो यूएसएसआर के संविधान से हमने बाद में मौलिक कर्तव्यों को लिया 1976 में 42वें संविधान संशोधन में, और उसको भारतीय संविधान में जोड़ दिया। तो मौलिक कर्तव्य ये हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। मूल संविधान में यह नहीं था, बाद में इसको जोड़ा गया भारतीय संविधान के साथ। तो रूस का पुराना नाम क्या है? रूस का पुराना नाम यूएसएसआर है। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और 15 देशों में विभाजित हो गया। उसी में जो सबसे बड़ा खंड बचा हुआ है उसी को हम रूस बोलते हैं। तो यूएसएसआर पहले ये हुआ करता था 1991 के पहले। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक इसका पुराना नाम था। तो ये हमने कहां से ग्रहण किया हुआ है? रूस के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा प्राविधान और किस देश से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग देखते हैं फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने क्या ग्रहण किया है। फ्रांस, तो फ्रांस के संविधान से हम भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को ग्रहण किए हुए हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति को फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया। आप जानते हैं एक विशेष पद्धति से चुनाव होता है, आम चुनाव नहीं होता राष्ट्रपति का। एक विशेष प्रकार का चुनाव प्रक्रिया अपनाया जाता है जिसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। तो इसका डिटेल्स हम लोग जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो देखेंगे ये पद्धति क्या है, इसमें वोटिंग कैसे होती है, रिजल्ट कैसे घोषित होता है, तमाम चीजें इसमें हम लोग समझेंगे। अभी बस ये देखना है कि ये व्यवस्था हमने लिया कहां से है। तो ये व्यवस्था हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, आगे है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोगों ने क्या ग्रहण किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम प्रस्तावना की भाषा को ग्रहण किए हुए हैं। क्या है? प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना के बारे में हम लोग लेक्चर ले चुके हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं प्रस्तावना के विषय में। तो जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने, उसी को प्रस्तावना के रूप में रखा गया। और प्रस्तावना पूरे संविधान का निचोड़ है। 8 लाइनों का ये वक्तव्य है, इसको ठीक से समझ लें तो पूरा संविधान हमको समझ में आ जाता है। जिसमें कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से ये पूरी लाइन बनाई गई है। तो ये प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। इसके अलावा एक बिंदु और है जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची को भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया हुआ। 3 प्रकार की सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संविधान के 7वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने ग्रहण किया हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, अगला है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की पद्धति को ग्रहण किया है। क्या ग्रहण किया है? संविधान संशोधन की पद्धति, संविधान संशोधन की पद्धति। आप जानते हैं संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन करने के 3 विधियां हैं।
एक साधारण बहुमत द्वारा, एक विशेष बहुमत द्वारा और एक विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। तो ये 3 तरीकों से भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है और ये वाली व्यवस्था हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। चलिए, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान में अलग अलग देशों के संविधानों से अलग अलग प्राविधानों को जोड़ा गया है। संख्या देखेंगे तो दुनिया के 62 देशों के संविधानों से कुछ न कुछ भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, जिनमें से ये 8-10 देश हमारे लिए महत्वपूर्ण है। घुमा फिरा करके यहीं से प्रश्न बनता है, तो ये आपको याद रखना है। 1 बाय 1 एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया हुआ है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या ग्रहण किया है। फिर हमने देखा आयरलैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या ग्रहण किया। उसके बाद कनाडा के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया हुआ है। फिर फ्रांस के संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या ग्रहण किया हुआ है। तो इस तरह से भारतीय संविधान के ये स्रोत थे। यहाँ से वनडे एग्जामों में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसका 1 बाय 1 आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा और इसको बेहतर तरीके से तैयार कीजिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पूरा करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग संविधान के भाग 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। भाग 1 को पढ़ेंगे, फिर भाग 2 को नागरिकता पढ़ेंगे, भाग 3 मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। इस तरह पढ़ते हुए आगे अपने लेक्चर को बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आप लोग रेगुलर जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। इसी के साथ आज का क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।